हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। जय हिंद। मैं रंजीत कुमार। आज जो क्लास शुरू होने जा रही है, ये बिहार पुलिस, स्पेशली बिहार पुलिस को लेकर ये प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहा है, जो अजय बैच है। इस अजय बैच में हम लोग जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग रोज़ प्रैक्टिस सेट करेंगे और बिहार पुलिस से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये केवल जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। अगर किसी प्रकार का आप लोग को डाउट रहता है इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और हम लोग चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, हम लोग जब तक इसको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लास्ट तक चलेगा सेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए जो पहला क्वेश्चन है, तो इस प्रकार हम पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य, हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, किस राज्य से संबंधित है? तो पहला है, यहाँ दिया होगा मणिपुरी, जो कि नाम से ही पता चल जाएगा मणिपुर से संबंधित है। दूसरा है कथक। कथक किस राज्य से संबंधित है? यही उत्तर भारत से संबंधित है, मतलब ये ज़्यादातर यूपी से संबंधित है। ठीक है, अगला जो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से संबंधित है। अगला है उड़ीसा। ओडिसी, जो उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है ओडिसी। ठीक है, और जो बच गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है कुचिपुड़ी, जो कि दक्षिण भारत से ही है। कुचिपुड़ी ये किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला जो होगा सत्रिया। और सत्रिया किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम से संबंधित है। असम में इसको मनाया जाता है। उसके साथ कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट रहा है, उसका नाम है मोहिनीअट्टम। के साथ साथ वो भी मनाया जाता है, उसका नाम है कथकली। कथकली। कथकली ये भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी केरल में मनाया जाता है। तो केरल का एक तो पहले से था, अब मोहिनीअट्टम जो केरल में होता है, उसके साथ साथ एक और है कथकली। मोहिनीअट्टम इसके साथ है कथकली। तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली एक मोहिनीअट्टम। असम में सत्रिया, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में ओडिसी, यूपी में कथक, जो उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद यहाँ मणिपुरी है, जो मणिपुर से संबंधित है। इस तरह मिलाकर कुल कितने हो गए शास्त्रीय नृत्य? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 ये तो पहले हो चुका है ना, 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाहवादी, अब्दुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, इब्राहिम सरहिंदी। तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब पूछा जाएगा महाभारत का फारसी अनुवाद की नाम बदल कर फारसी अनुवाद में क्या रखा था? तो उसका नाम था, महाभारत का ही नाम था रज्मनामा। रज्मनामा। चलिए अब बाकी सबको देखते हैं। जैसे मोहम्मद शाहवादी इन्होंने किस चीज़ का फारसी अनुवाद किया था? इन्होंने राज तरंगिणी, राज तरंगिणी तरंगिणी का फारसी अनुवाद किया था, राज तरंगिणी का। अबुल फजल ने किसका अनुवाद किया था? तो इन्होंने
ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या था? चलिए, तो मोहम्मद शाहवादी ने राष्ट्ररंगिणी का, अबुल फजल ने पंचतंत्र का, अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया जो कि रजमनामा कहा जाता है, और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था। अच्छा, ये सब अनुवाद किसके समय पर हो रहे हैं? तो ये सब अनुवाद मुगल सम्राट अकबर के समय हो रहे हैं, उन्होंने ही ये अनुवाद करवाया है। सब अकबर के समय ये सब अनुवाद हो रहा है। तो याद रखना है, मोहम्मद शाहवादी ने राष्ट्ररंगिणी का अनुवाद किया, अब्दुल फजल ने पंचतंत्र का, अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का, और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। और निम्न में कौन अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो निम्न में कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा है 353, तीसरा है 356, चौथा है 360। तो इसका आंसर होगा 360। चलिए, हम लोग कहाँ थे? निम्न में कौन अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 याद रखना है। अब देखिए, अनुच्छेद 352 क्या कहता है? ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। उसके बाद बाहरी आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण से उसके बाद सशस्त्र विद्रोह होने पर, सशस्त्र विद्रोह पर, इन तीनों स्थितियों में अनुच्छेद 352 लगता है। 353 क्या है? 353 है किसी भी स्थिति में अगर देश में आपातकाल लगता है तो उससे क्या क्या प्रभावित होता है, तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 353 बताता है। और इस स्थिति में हमारे देश में सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाती है, उसका नाम है राष्ट्रपति। यानी उसके पास, राष्ट्रपति के पास क्या हो जाता है? सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती है। तो आपातकाल की स्थिति में सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाती है। ये हमारा आर्टिकल 353 बताता है। और 353 में ही बताया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं होगा। आर्टिकल 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं होगा, याद रखना। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला आर्टिकल है। उसके बाद अनुच्छेद 356 क्या है? ये है राष्ट्रपति शासन से जब किसी राज्य में लोकतंत्र का विफल हो, यानी संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये राज्यों में क्या है? राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है आर्टिकल 356। इस तरह आप लोग आर्टिकल को अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। अगला है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमें यूएसए से लिया गया है, याद रखना है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। और यूएसए से और क्या क्या लिया गया है? तो हम यूएसए से लिया गया है, एक तो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरा प्रस्तावना की बात, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से सबसे पहले लिया गया है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। दूसरा होगा, और क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, विधि का शासन। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया क्या गया है? एकल नागरिकता, विधि का शासन। एक लिया गया है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। ये भी कहाँ से है? ब्रिटेन से है। अगला ऑप्शन क्या है? फ्रांस।
फ्रांस से क्या लिया गया है, याद रखना है फ्रांस से, हम फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, तो फ्रांस की क्रांति से, वास्तव में फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है, जैसे स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, समता, ये चारों चीज हम कहाँ से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र और समता याद रखना है। अगला क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से लिया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है समवर्ती सूची। उसके बाद और क्या क्या कहाँ से लिए हैं, एक चीज़ लिए हैं हमने दक्षिण अफ्रीका से, क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। उसके साथ अगला होगा कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से, तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, तत्वों को लिया है, नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, कॉपी कलम लेकर बैठा करें। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। उसके साथ और कहाँ से क्या लिया है, रूस, रसिया, उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर यानी रसिया से हमने क्या लिया है, तो हमने रसिया से लिया है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। इस प्रकार याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। अगला है, पहले हो गया, ये साफ कर देते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो, जगह बनी रहे, हम लोग आगे क्वेश्चन को लिखते रहें। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पर कि ताप का अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी एसआई क्या होता है, तो ताप का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है, तो एसआई मात्रा इसका केल्विन होता है, किलोग्राम, एम्पियर, कैंडला। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, ताप का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है। किलोग्राम किसका है, किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है, तो ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, द्रव्यमान का। एम्पियर किसका है, ये विद्युत धारा का है, विद्युत धारा का है। और कैंडला किसका है, कैंडला, कैंडला आप लोग बताइए किसका है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का है, तीव्रता। अच्छा उसके बाद बताइए लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक बताइए, पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का परिमाण, इसका बताइए। समय का बताइए, समय का एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मीटर, इसका होता है मीटर। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। अच्छा समय का एसआई मात्रक सेकंड रहता है, सबको पता है सेकंड होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है, निम्न में कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है, तो पहला है गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी और निक्षेपण। ये ऑप्शन कौन से पदार्थ की अवस्था नहीं है, ये तो तीनों दिख रहा है, बीईसी भी है लेकिन निक्षेपण नहीं है, निक्षेपण नहीं है, ये पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, जिसका द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है, वो ठोस होता है। दूसरा द्रव, द्रव, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आयतन अनिश्चित होता है लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा हो गया गैस, इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है। चौथा क्या हुआ, प्लाज्मा, प्लाज्मा। और पांचवा क्या हुआ, बीईसी, बीईसी, बीईसी पूरा नाम क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रखिएगा बीईसी। वास्तव में ये सबसे पहले इस पांचवी अवस्था है जो पदार्थ की, इसका खोज किसने किया था, तो सबसे पहले इसका खोज सत्येंद्रनाथ, ये भारतीय साइंटिस्ट है, सत्येंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ ने इसका खोज किया था। अच्छा बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने इसका खोज किया था। तो इस पांचवें अवस्था को
आइंस्टीन ने नाम बदलकर इसका नाम रख दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका आइंस्टीन ने नाम रखा था, 1920 में नाम चेंज कर दिया आइंस्टीन ने इसका नाम, पांचवें अवस्था का नाम क्या रखा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 1920 में ये पांचवी अवस्था है। इस पांचवी अवस्था में बताया क्या है गया है, पांचवी अवस्था में बताया गया है कि किसी भी द्रव्य का उसके परम शून्य ताप पर गर्म किया जाता है तो उसका उस परमाणु का मुक्त ऊर्जा खत्म हो जाता है। यानी किसी भी पदार्थ को या द्रव्य को उसके मुक्त शून्य अवस्था पर गर्म किया जाता है तो उसकी उस परमाणु की मुक्त अवस्था ऊर्जा खत्म हो जाती है, मुक्त ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये बीईसी में बताया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था। वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्रिज, विस्मैन, लैमार्क, डार्विन। तो ऑप्शन क्या होगा, लैमार्क। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, वो समय के अनुसार होता है। लेकिन विस्मैन ने इसकी बातों का विरोध किया, क्योंकि विस्मैन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट है विस्मैन, इन्होंने क्या किया, चूहों का एक मतलब एक जोड़ी चूहा पकड़ा और उस चूहे के 20 से 22 पीढ़ियों तक उनके पूंछ को काटा और पूंछ काट कर चेक किया तो उनकी पूंछ गायब नहीं हुई। अब इनको विश्वास हो गया कि ये जो लैमार्क है ये झूठ बोल रहा है, यानी इनके विचारों से ये असहमत हो गए। ठीक है, अच्छा, ये ह्यूगो डी ब्रेज कहाँ का है, तो ये हॉलैंड के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा, अच्छा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। याद रखना, इन्होंने क्या दिया, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया, परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, ह्यूगो डी ब्रेज ने दिया था। इन्होंने कहा कि जीवों में वंशानुगत परिवर्तन एकाएक होता, अचानक सा होता है, अचानक होता है, ये वैसे धीरे धीरे नहीं होता बल्कि अचानक होता है। अच्छा, डार्विन कौन है, इनकी पुस्तक का नाम याद जरूर रखना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज याद रखना है। इनकी पुस्तक है जो 1859 की पुस्तक है। इन्होंने प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिया, प्राकृतिक वारण या प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिया, या डाल्विनवाद भी इसमें कहते हैं, या डाल्विनवाद सिद्धांत किनका है, तो डाल्विन साहब का है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, इसको हटा दो, इसको मिटाते हैं ताकि लिखने में सहूलियत बनी रहेगी। चलिए क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण कितना है, 3200, यहाँ ऑप्शन दिया होगा 3214 किलोमीटर। अच्छा, और अगला अगर पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम कितना है, पूरब से पश्चिम कितना है, तो ये कितना होगा, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये होगा। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत विश्व का सबसे बड़ा देश में, भारत विश्व के पूरे देशों में कितने नंबर स्थान पाता है, कौन सा स्थान वो रखता है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से वो 7वें नंबर पाता है। भारत विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पाता है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पूरे विश्व का कितना परसेंट क्षेत्र पर है, भारत पूरे विश्व का संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, तो भारत संपूर्ण विश्व का 2.42% है। याद रखना है, पूरे विश्व का कितना है, 2.42% है। चलिए अगला ध्यान देते हैं, अर्थशास्त्र को किसने धन का विज्ञान कहा।
धन का विज्ञान किसने कहा और शास्त्र को? सैमुअल्स, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। तो आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है। अच्छा, सैमुअल्स ने क्या कहा था? सैमुअल्स ने कहा था अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। किसने कहा था? सैमुअल्स। अर्थशास्त्र यहाँ लिख देते हैं, अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। विकास का शास्त्र है, शास्त्र है। ये किसने कहा था? ये कहा था सैमुअल्स ने कहा था। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? तो रॉबिन्स ने क्या कहा था? सबसे पहले रॉबिन्स ने क्या कहा? रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र मनुष्य की आवश्यकताओं और व्यवहारों के बीच का संबंध है। अर्थशास्त्र मनुष्य की आवश्यकता और व्यवहारों का क्या है? संबंध है। और व्यवहारों का संबंध है, याद रखना है। अगला है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था मनुष्य अर्थशास्त्र का व्यवहारों से संबंध है। ये व्यवहारों, शास्त्र का व्यवहारों से तुलना करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा शास्त्र का व्यवहारों से संबंध, शास्त्र का व्यवहारों से संबंध, यही अर्थशास्त्र है। इन्होंने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है। इस प्रकार अगला लास्ट क्वेश्चन ये आज का रहा कि निम्न में कौन द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास कौन सा है? त्रिफला, लंबोदर, राजपुत्री, शुभाशुभ। तो द्वंद्व समास, पहले समास होते कितने हैं? इसको साफ कर दें पहले। चलिए, समास कितने होते हैं? हिंदी क्वेश्चन है। समास हिंदी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा अव्ययीभाव समास। तो इसको एक एक करके अलग अलग टॉपिक करके इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले पूछा क्या है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में होता क्या है? उल्टा, एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। एक दूसरे के विपरीत शब्द जुड़े होते हैं। विपरीत शब्द से बना होता है। जैसे देखिएगा ऑप्शन में त्रिफला, ये 3 फलों का समाहार, ये तो होगा नहीं। लंबोदर, ये भी नहीं होगा। राजपुत्र, ये भी नहीं होगा। ये तो तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास होगा। लंबोदर, ये बहुब्रीहि समास होगा। और त्रिफला, ये द्विगु समास होगा। और ये जो शुभाशुभ है, यही हमारा आंसर होगा। और ये कौन सा समास होगा? ये होगा द्वंद्व समास। यही होगा द्वंद्व समास, क्योंकि शुभाशुभ किससे बना है? शुभ और अशुभ से। शुभ और अशुभ से। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग रोज 10 क्वेश्चन करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन रोज का 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस इस प्रकार करेंगे कि एग्जाम से पहले तक सारे के सारे जो संभावित हो सकते हैं बिहार पुलिस में, सबको खत्म कर देंगे। ठीक है। तो ये जीएस केवल यहाँ पर चलेगा 10 क्वेश्चन डेली। ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेशन लगा कैसे, और आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा होमवर्क में कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान, हमारे देश में 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, ये कौन सा राज्य में है और उसका नाम क्या है? कौन सा राज्य है और उसका नाम क्या है?
कौन सा राज्य और उसका नाम क्या है। तो ये कमेंट बॉक्स में स्पैम कीजिएगा। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।